नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग राजी खुशी होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। आज की कहानी योगेश की है। योगेश मध्य प्रदेश इंदौर के पास के रहने वाले और उनकी उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी जब इनके साथ ये घटना घटी थी। साल आप मान के चलिए कि 2014 के आसपास की बात थी। तो क्या हुआ था इनके साथ में, आइए चलते हैं इन्हीं के अंदाज में। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला और मेरा जो घर था गरीबी में जूझ रहा था। मेरे पिता का अचानक तबीयत खराब हो गया। जो काम धंधा किया करते थे वो काम धंधा भी अब बंद हो चुका था। अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा खास नहीं था, मजबूरी थी, घर के हालात ऐसे थे कि मैं पढ़ ही नहीं पाया। अब मैं उस टाइम कुछ करता नहीं था, बस इधर उधर आवारागर्दी। पिता कमाते थे और मुझे बोलते थे कि तू कुछ कर ले, कोई काम धंधा कर ले, कोई काम धंधा सीख ले, मोटर मैकेनिक बन जा, पेंटर बन जा, तो आगे चल के तेरे काम आएगा। लेकिन मैं उनकी बात को अनसुनी कर देता था और कहता था कि अभी उम्र ही क्या हुआ है, आगे मैं कर लूँगा। पिता मेरे बात पर बहुत नाराज होते थे और कहते थे योगेश पछताएगा, एक दिन पछताएगा। फिर मेरी बात नहीं सुन रहा ना। लेकिन मैं उनको हंसते हुए बोलता था कि पिताजी अभी तो मेरे खेलने कूदने का दिन है, थोड़ा अभी मुझे मौका दो, अब फिर तो मैं अब इस काम धंधे में लग जाऊँ, फिर मेरे पास में कहाँ मौका मिलेगा। अब फिर वो डांटते और कि 24-25 साल का हो गया, घोड़ा हो गया है और अभी तक तेरे को अकल नहीं आई, कब अकल आएगी। खैर मैं डांट तो खाता रहता था और मेरी तो आदत बन चुकी थी। लेकिन वही पिताजी का जब अचानक तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि अब संभालने लायक नहीं थी। बहुत जो भी घर का छोटा मोटा बचत था, मम्मी का जेवर था, उसको बेच करके अब पिताजी का इलाज शुरू हुआ। पिताजी हॉस्पिटल से घर तो आ गए, लेकिन अब काम धंधा पर जा नहीं रहे थे। घर में रोटी रोटी के लिए हम लोग मोहताज हो गए थे। पड़ोसी कब तक किसी का साथ देते, रिश्तेदार कब तक किसी के साथ देते, आखिर एक लिमिट होती है। तब मुझे लगा कि पिताजी सही कहते थे, मुझे कोई काम धंधा कर लेना चाहिए। अब मेरे गांव के कुछ लड़के मुंबई में रहते थे और वहाँ पर अपना काम धंधा करते थे। मैंने उनसे संपर्क किया तो बोले आ जाओ, मुंबई आ जाओ। इसके बाद मुंबई पहुंचा। मैं बोला कि ऐसा मुझे कोई काम दिलवा दो ताकि मैं कोई हुनर भी सीख सकूं। लेकिन जैसा मैं सोचता था वैसा कोई काम नहीं मिला। अब घर की मजबूरी थी, मुझे एक चिकन कॉर्नर पर नौकरी करनी पड़ी और वो भी बहुत कम पैसे में। लेकिन घर की माली हालत ख़राब थी इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही थी। खाना पीना तो खैर हम उसी होटल में चिकन कॉर्नर में ही खा लेते थे और रहने के लिए, रात गुजारने के लिए हमारे दोस्तों को खोली थी। लेकिन उसका भी पैसा वो लोग मांगते थे कि भाई हिस्सा तो लगेगा। इसके बाद जो पैसा बचता था मेरे पास, मैं सीधा अपने घर बेचता था ताकि मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग अब सही प्रकार से रहें, उनको कोई दुख तकलीफ ना हो। मैं दुख तकलीफ कर लूँगा लेकिन परिवार को नहीं, इतना मुझे अकल आ चुकी थी। अब जो मेरा मालिक था बोला था कि 3 महीने के बाद पैसा बढ़ाऊंगा। आज जब बोलने गया तो कहने लगा अभी नहीं, अभी और टाइम लगेगा, अभी काम धंधा मंदा है। लेकिन काम धंधा इतना उसका चलता था, चिकन की बिक्री बहुत होती थी, तो इसका कोई मतलब नहीं था कि काम धंधा मंदा है, झूठ बोलता था, पैसा बढ़ाना ही नहीं चाहता था। और बाकी भी जो नौकर थे कहता था कि सभी के साथ में किसी को बढ़ाता नहीं था। खैर मुझे लगा कि चिकन का जो कारोबार है, काम है, इसके गुर सीख लेना चाहिए और मैं अपने गांव जाऊंगा ना तो छोटा मोटा चिकन का शॉप खोल लूँगा। ऐसे मेरे घर की अब पास भी रह जाऊंगा और आमदनी का जरिया भी मुझे मिल जाएगा। यही सोच करके मैं चिकन बनाने का हर गुर सीखने लगा। कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है, कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, कैसे चिकन को बनाना है, सब कुछ मैं सीखने लगा।
लेकिन इस काम में मुझे करते करते 1 साल बीत चुका था। अब फिर मैं अपने घर लौटा। पैसा तो अभी भी मेरे पास नहीं था। जब घर लौटा तो घर का माली हालात वैसे ही था। हाँ, जो मैं पैसा भेजता था उससे हमारे परिवार की दाल रोटी चल जाती थी। मैं अपना सपना अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, मैंने ऐसा ही सोच रखा है। अब मैं कोई हाथ का काम तो सीख गया हूँ, चिकन बनाना सीख गया हूँ, तो क्यों ना अपने रोड पर, कॉलोनी के बाहर जो रोड है, और वहाँ पर मैं रेडी लगा करके चिकन शॉप खोल दूँ। देखते हैं, चल चल जाएगा। पिताजी कहने लगे, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तुम जो पैसे भेजते थे उसी से तो हमारा अब धर्म कर्म चलता था। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं बेटा? कोई काम कर ले बेटा जिसमें पैसे की जरूरत ना हो। पैसा नहीं है घर में। और वाकई में रेडी लगाने का काम में भी बहुत पैसा लगना था उसमें। अब पैसा आएगा कहाँ से? और तब मुझे अपने एक दोस्त की याद आई। मैं अपने बचपन के दोस्त के पास पहुंचा। उसके पिताजी जो थे पैसे वाले थे और एक तरह के तांत्रिक थे, झाड़ फूक भी क्या करते थे। और दोस्त मेरा बचपन का था। मैं अपना दुखड़ा उनको सुनाया तो दोस्त कहने लगे कि मदद क्या चाहिए बता। मैंने बोला कि मुझे ये काम करना है चिकन का। सारा बनाने का हिसाब किताब मैं सीख के आया हूँ मुंबई से, और ये काम मैं जब खोलूँगा तो अच्छा पैसा मिलेगा मुझे। अब जो दोस्त था वो लालच में फंस गया। कहने लगा कि देख, एक शर्त है, अगर तू मुझे पार्टनर बनाएगा तो मैं तेरा मदद कर सकता हूँ। अब मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने हाँ बोल दिया। अब जो भी कमाई होगी आधा आधा दोनों का, पैसा उसका और कलम मेरा। और इसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। अब वो लड़का जो मेरा दोस्त था, मेरे जो रेडी थी चिकन कॉर्नर की लगती थी रोड पर, शुरू में तो कुछ दिन तक ऐसा ही लगा कि काम चलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा। जो गाड़ियाँ निकलती थी देखती थी तो रुक जाती थी। और चिकन भी जो बनाता था स्वादिष्ट होता था। तो धीरे धीरे दुकान मेरा जमने लगा, काम चलने लगा, पैसे कमाई होने लगी। अब मेरा जो पार्टनर था, मेरा बचपन का दोस्त, जब देखने लगा कि हाँ काम बढ़िया चल रहा है, तब वो शाम के टाइम दुकान पर आने लगा, पैसा के हिसाब किताब लगाने लगा। अब पैसा गल्ला वो संभालता था और बाकी काम मैं करता था। और रात 10 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाता था, कोई भी माल मेरा बचता नहीं था। अब धीरे धीरे उसने काम और बढ़ा दिया। 2-3 लड़के अब और रख लिए थे हेल्प करने के लिए। और उसमें से एक लड़का जो उसका खास था, वो मेरे चिकन का हुनर सीखने लगा चुपचाप। वो जो मेरा दोस्त था पार्टनर, उसने ही बोला था कि तू इसका काम सीख ले और आगे चल के हम कुछ और करेंगे। और इस बात को लगभग 6 महीना बीत चुका था। इसके बाद दोस्त ने मेरे साथ में धोखा दिया और कहने लगा कि हम अब चिकन का काम बंद करते हैं, अब हम पार्टनर नहीं रहेंगे, तुम भैया अपना रास्ता देखो और मैं अपना रास्ता देखूंगा। सीधा ही बोल दिया। मैं कहने लगा, अच्छा भला ग्राहक आ रहे हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अब उसके मन में तो पाप था, मैं जान नहीं पाया। और तब उसने छूटते ही कहा कि देख भाई, अब ये जो काम है ना मेरा है, इस पर मेरा राइट है, मेरा पैसा लगा हुआ है, अब तो इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं, तू अब जा सकता है। सीधे बोल दिया वो। मुझे बड़ा सदमा लगा। मेरा बचपन का दोस्त और ऐसा कर सकेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। पिताजी ने बोला था शुरू में कि देख बेटा, पार्टनरशिप का जो काम होता है सही नहीं होता है, तो इंतज़ार कर ले, मैं किसी रिश्तेदार से बात किया हूँ, शायद वो कुछ पैसा दे दे और उसमें छोटा मोटा अपना चिकन का काम शुरू कर देना। लेकिन मैं इंतज़ार नहीं कर पाया और आज मैं एकदम खाली हो चुका था। मेरा जो कारोबार था अब मेरे पार्टनर के पास में, और वो जो लड़का चुपचाप मेरे से हुनर बिना बताए सीख रहा था, अब वो उस दुकान को चलाने लगा। अब ग्राहक क्या, ग्राहक जब मैं काम करता था तो मेरे पास आते थे, अब वही दुकान सब कुछ थिया वही, अब ग्राहक वहाँ पे भी आ रहे थे। मैं तो अब खाली बैठ चुका था, लेकिन कुछ पैसा
मेरे पास जरूर जमा हो गया था। पिताजी ने ये बात सुना तो उनको भी सदमा लगा और वो कहने लगे, बेटा देख, तेरे को बोलता था ना, वही हुआ ना। पार्टनरशिप ज़्यादा दिन चलती नहीं। उस लड़के के मन में पाप आ गया था, इसीलिए तुम्हारे साथ धोखा किया। कोई बात नहीं बेटा, जो तेरे पास जमा पूंजी है और उसमें से अपना काम शुरू कर। अब देख, तू भी तरक्की करेगा, अपना तेरा काम होगा। अब वास्तव में पिताजी के बात ने मुझे बहुत हौसला दिया। इसके बाद जितने मेरे पास में पैसे थे और उसी से मैं अपना कारोबार शुरू किया। इस बार जो मैं टेस्ट था वो थोड़ा चेंज कर दिया अपने काम में। जब मैं अपना दुकान खोला, उसके दुकान से अब मान के चलो कि 150-200 मीटर की दूरी थी, क्योंकि उस जगह पर उसने दुकान लगाने नहीं दिया था। बोला कि तुझे दुकान लगानी है तो इस एरिए से अलग लगा। और वो एक तरह का मेरे साथ दादागिरी कर रहा था। दुकान तो लगा दिया मैं, काम अब मेरा पहले वाला नहीं चल रहा था। सारे ग्राहक उसी दुकान पर अब भीड़ लगी रहती थी और वहीं पर सब जाते थे। अब मैं वहाँ से 150-200 मीटर की दूरी पर था और मेरे पास अब ग्राहक नहीं बिल्कुल आ रहे थे। कोई भूले भटके आ जाता तो आ जाता, लेकिन वो बात नहीं थी। लेकिन मैंने हौसला नहीं खोया, हिम्मत को मैं अपना टूटने नहीं दिया। अब पिताजी भी कहते रहे, बेटा हौसला नहीं खोना है, देखना एक दिन तेरा ये काम चमकेगा। और वही हुआ। धीरे धीरे मेरे दुकान पर भी अब भीड़ लगने लगी और ऐसा भीड़ लगी कि मुझे 2-2 लड़के रखने पड़े, अकेले मैं संभाल नहीं सकता था। और वो उनका जो दुकान था अब वो एक तरह से बैठने लगा। सारे जो उसके ग्राहक थे वो उस जगह के अब मेरे पास में आने लगे, क्योंकि मैंने थोड़ा बदलाव किया था टेस्ट में। और वो टेस्ट जो खाते थे एक बार जरूर मेरे पास में आते थे। अब जलन तो होने लगी मेरे उस पुराने पार्टनर को। अब वो कुछ लड़कों को गुंडा बदमाशी करने के लिए मेरे पास भेज देता था। दारू पिला करके आप मेरे पास आते, चिकन मांगते, पैसा मांगता तो लड़ाई झगड़ा करने लगते। कई बार मारपीट भी हो गई। मैं समझता था कि ये मेरा पार्टनर करवा रहा है। मैं जा करके उससे मिला भी कि देख भाई, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो हंसने लगा, कहने लगा कि देख, धंधे में कोई पार्टनर अब नहीं है, तू अलग काम कर रहा, मैं अलग काम कर रहा हूँ। मैं बोला कि ये गुंडे मवाली तो भेजना बंद कर दे। अरे भाई, तू मेरा दोस्त है, इतना तो समझ ले, इतना तो कर सकता है। लेकिन वो हंसता रहा और कहने लगा कि तेरा मैं धंधा चलने नहीं दूंगा, तो तुझको इस एरिया से निकलना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। तेरी वजह से मेरा काम बैठ चुका है। अब एक तरह से उसने खुली धमकी दे दी थी। अब मैं धमकी से डरने वाले में से नहीं था। मैं अपने दुकान पर काम करता रहा, मेहनत करता रहा और पैसा कमाता रहा। हाँ, वो जलता रहा। जब वो गुंडे मवाली भेज कर भी थक चुका, तब वो शांत बैठ गया था। काम उसका भी चल रहा था, लेकिन जितना मेरा चलता था ना, उतना उसके पास में ग्राहक नहीं आते थे। लेकिन एक अंदर में जलन थी ना, उसको बेचैन करती थी। वो कोई ना कोई ऐसा इरादा करता था कि ताकि मुझे नुकसान हो। और वो रात तो मैं कभी भूल नहीं सकता। जो मेरे लड़के काम करते थे वो दूर से आते थे, हमारी दूसरी कॉलोनी से। और वो 9 बजे के बाद जब मेरा काम हल्का हो जाता था, तब मैं उनको छोड़ देता था कि तुम लोग भाई अपने घर चले जाओ। और वहाँ से मैं अपना रेडियो वगैरह साथ समेट करके और रेडियो को खींचता हुआ अपनी कॉलोनी में पहुँच जाता था। अब इस काम में 10 तो बज ही जाता था। वो रात जो थी, अंधेरी रात थी। बिल्कुल आसमान साफ था, तारे चमचम कर रहे थे और रात को अलग ही माहौल था। वो मैं उस रात को कभी भूल नहीं पाता हूँ। जब मैं अपना काम समेट रहा था, और आज जो था चिकन कुछ ज़्यादा ही मैं लाया था, क्योंकि अब सेल ज़्यादा होने लगा था। लगभग 5 किलो से ऊपर मेरा चिकन बचा हुआ था। मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था और धीरे धीरे सामान समेट रहा था कि कोई ऐसा ग्राहक आए
जो मेरा 5 किलो चिकन जो बचा हुआ है वो भी निकल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ना जाने ग्राहक कोई आ ही नहीं रहा था आज। मैं देखते देखते धीरे धीरे सामान समेटने लगा और जब इतना कर रहा था तभी एक बाइक पर एक लड़का एक लड़की हमारे दुकान पर आए। लड़की सफ़ेद कपड़ों वाली सूट पहन रखी थी। आज जो लड़का था ना वो भी सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था और अपना मुंह उसने गमछे से ढक रखा था। लड़की बाइक से उतर के आई, लड़का बाइक पर बैठा रहा और आते ही कहने लगी कि भैया चिकन है ना अभी। मैंने बोला हाँ जी है, कितना चाहिए आपको? तो कितना है आपके पास में? मैंने दिखा दिया कि ये करीब 5 किलो के आसपास होगा। तो बोला हाँ काम चल जाएगा, लेकिन भैया चिकन मेरे घर पर छोड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा हैरान था कि आज तक ऐसे कोई मेरे पास ग्राहक नहीं आया था। घर तक छोड़ने वाला मामला मुझे सही नहीं लगा। लेकिन वो लड़की अब रिक्वेस्ट करने लगी कि देखिए भैया हम कहीं और जा रहे हैं, और उसने पता बताया, आप उस जगह पर पहुंच जाना, मैं नहीं मिलूंगी, मेरे कोई घर में कोई दूसरा लड़की मिलेगी और उसको आप चिकन दे देना, आप पैसे वहीं पर आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं थोड़ा सोचता रहा, आखिर मैं सोचने लगा कि घर पर चिकन ले जाऊंगा, अब इससे बढ़िया है कि ये काम कर दूं। और वो दूसरी कॉलोनी की बात थी, मेरी कॉलोनी की वो लड़की नहीं थी। मैंने अब हाँ बोल दिया, ठीक है मैं यहाँ से अब घर पहुँचूँगा और उसके बाद साइकिल वाइकिल ले करके अब मैं आपके कॉलोनी में पहुँच जाऊँगा। उस टाइम मेरे पास में साइकिल हुआ करती थी घर पर। और आखिरकार जब मैं अपने रेडी लेकर के घर पहुँचा तो 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। पिताजी माँ इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं पैकेट बना कर रखा था और सारा सामान अपने घर के अंदर रखा। अब माँ को बोला, पिताजी को बोला कि मैं एक पार्सल देके आ रहा हूँ पास की कॉलोनी से। पिताजी चौंके, ये काम कब से करने लगा? मैंने सारी घटना बता दी कि पिताजी एक लड़की है, उसने ऑर्डर दिया है, आप बोलिए घर पर पहुँचा दो, अब पैसा वहीं मिल जाएगा। पिताजी कुछ सोचते रहे और कहने लगे कि देख बेटा योगेश, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, रात का मामला है, ठीक नहीं है, रहने दे, कोई बात नहीं। मैं बोला कि आखिर चिकन का पैसा बर्बाद होगा, अब इतना घर में कोई खाने वाला भी तो नहीं था। आखिरकार मैं पिताजी को मना लिया कि मैं जाता हूँ, अरे आधा पौना घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। और पिताजी मना करते रहे, लेकिन जब मैं बोला तब वो थोड़ा उनका रवैया बदल गया। अब बोले बेटा रुकना मत वहाँ पर, जल्दी निकलना पार्सल दे करके। मैंने बोला हाँ पिताजी ऐसा ही करूँगा। इसके बाद साइकिल पर वो चिकन का पैकेट रखा और चल पड़ा जहाँ उस लड़की ने एड्रेस बताया था। अब उस कॉलोनी में पहुँचा, मकान नंबर ढूंढता रहा और आखिरकार गली के लास्ट में एकांत घर में वो नंबर मुझे दिखाई दिया। और घर में पूरा अंधेरा था, सन्नाटा था, और वो कॉलोनी थी नई नई बनी हुई थी। अब उस कॉलोनी में जो गली थी, उस गली में मेरे को लग रहा था 2 या 3 घर बने हुए थे और बाकी प्लॉट ऐसे कैसे खाली था। अभी उनमें किसी में काम चल रहा, कोई ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं जब सही घर पर पहुंच गया, नंबर वही था, तो मैं देख करके हैरान रह गया कि उस लड़की ने बोला था कि उस घर में कोई होगा, लेकिन वहाँ अंधेरा देख करके मेरा मन शंका करने लगा कि मुझे वापस चलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं सोचा जब इतनी दूर आ गया हूँ तो एक बार दरवाज़ा खटखटा के देख लेते हैं, शायद कोई अंदर हो और चिकन ले ले। आखिरकार चिकन का पैकेट साइकिल से उतार करके दरवाजे पर पहुंचा और अंदर में गहरा सन्नाटा था। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उस घर में कोई है। और मैं जैसे ही दरवाज़ा बजाना शुरू किया तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, आ रही हूँ, रुक जाओ। आवाज़ लड़की की थी। वो लड़की जिसने ऑर्डर दिया था वो बताई भी थी कि उस घर में लड़की मिलेगी, उसको आप पैकेट दे देना, आप पैसा वही दे देगी। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही जगह पहुंचा हूं, अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और
अपना काम तो बन जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा और चिकन इसको दे देंगे। और कुछ ही देर के बाद में वो दरवाज़ा खुला, और दरवाज़ा जैसे खुला लड़की बाहर निकली, बल्ब भी रोशनी भी कर दिया बाहर में। और तब मैंने उसका शक्ल देखा था। बला की खूबसूरत लड़की थी, गाउन पहन रखी थी और बाल खुले हुए, और उसका दृष्टि मेरे ऊपर जमा हुआ था। मैं बोला, मैडम ये चिकन आप ही के लिए लेकर आया हूँ, शायद आपकी वो छोटी बहन थी या बड़ी बहन थी, मुझे नहीं मालूम, आप दोनों एक जैसे लग रहे हो। आप कमाल की बात थी, जिस लड़की ने ऑर्डर दिया था ना, शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी। मैंने सोचा कि शायद जुड़वा हो, या हो सकता है कि जुड़वा ना भी हो। वो लड़की अभी भी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी, उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी। अब मैं उसको बोल रहा था कि मैडम चिकन का पैकेट लीजिए और मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर निकलूं, काफ़ी देर हो चुका है। तब वो कहने लगी, अरे हाँ 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 ठीक है, आप अंदर आ जाओ और मैं अंदर ही पैसा आपको दे देती हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो लड़की मुड़ गई। मैं लेकिन दरवाजे के अंदर मैं नहीं गया, खड़ा ही था। तब वो लड़की कहने लगी, अरे आओ ना भाई, डर क्यों रहे हो, आओ, अंदर ही चिकन भी रख देना और पैसे भी ले लेना। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना जाने क्यों मुझे डर सा महसूस हो रहा था, और इसीलिए मैं घर के अंदर जा नहीं रहा था। लेकिन जब लड़की बार बार बुलाने लगी कि अरे अंदर आ जाओ ना, अब मेरे से क्या डरना, अरे मैं लड़की हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, बार बार जब ऐसी बात करने लगी तो मुझे लगा कि अरे चलना चाहिए, इसमें डरने वाली क्या बात है। आखिरकार दरवाजे से प्रवेश किया, आज जिधर लड़की गई थी अब मुझे दिखाई दे रही थी। अब मैं उधर गलियारे की तरफ चल पड़ा। वो एक कमरे के पास में खड़ी थी, और दरवाज़ा जो था अभी भी, जो मैं जिसे अंदर आया था, वो खुला था। मैं लड़की के पास पहुंच गया। अब बोला कि मैडम अब तो चिकन आप पकड़ लो और पैसा मुझे दे दो। तब उसने चिकन नहीं पकड़ा, सीधा बोली कि इस जगह पर आप रख दो, वो किचन था, बोली वहाँ रख दो और पैसा मैं आपको ला के देती हूँ। मैं किचन जो दिखाई थी उसमें ले जा कर के पैकेट रख दिया। अब फिर उस कमरे के पास आया जहाँ लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वो लड़की अब मुझे दिखाई नहीं दी। मैं सोचा कि पैसे लेने किसी कमरे में गई होगी, आती होगी। मैं इंतजार करने लगा। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, अब 15 मिनट हो गया, लड़की का कहीं आता पता नहीं। मैं चिल्लाने लगा आवाज़ दे करके, मैडम जी मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अपने घर जाऊं। लेकिन जब कोई आवाज़ ही नहीं, जवाब नहीं, तो मुझे थोड़ा संदेह होने लगा कि लड़की कहाँ गायब होगी भाई, क्यों नहीं दिख रही है, कौन से घर में गई है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे डर लगने लगा, मेरे मन में ऐसा संदेह होने लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया हूँ, मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे ये लालच करना ही नहीं चाहिए था। और तब मैं अब डरते हुए एक आध बार और पुकारा उस लड़की को कि आप पैसा तो दे दीजिए, मैं अपने घर को जाऊं। लेकिन कोई भी जवाब नहीं। और तभी एक काली बिल्ली मुझे घूरती हुई नजर आई, और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी, लाल लाल आंखें मुझे दिखाई दे रही थी, और मुझे वो ऐसे घूर रही थी कि मुझ पर हमला कर देगी। अब बिल्ली भी बड़ी थी, वैसी बिल्ली मैंने आज तक देखा नहीं है, इतना भयानक शक्ल वाली बिल्ली, और मुझे घूर रही थी। अब मैं जब उस बिल्ली को देखा ना, तो वाकई में मैं डर चुका। मुझे लगने लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं भूत प्रेत पर इतना ही यकीन करता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, कभी भूत प्रेत से सामने आमने का मुकाबला नहीं हुआ था, और मैं इन चीज़ों से अनजान था। लेकिन जब बिल्ली को देखा ना, तो मुझे कुछ संदेह हुआ कि कहीं मैं भूत प्रेत वाला घर में तो नहीं आ गया, ऐसा ही महसूस होने लगा। और तभी बिल्ली मेरे ऊपर झपट पड़ी, चिल्लाती हुई। आवाज उसकी लड़की की तरह लग रही थी, कोई लड़की चिल्ला रही हो ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। और वो लड़की की आवाज जब बिल्ली के मुंह से निकली तो मेरे तो होश फाख्ता हो चुके थे। मैं डर के गलियारे से
अब मेन दरवाजे पे पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो देख रहा हूं कि दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा मैं खोल रहा हूं, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, जैसे किसी बाहर से किसी ने बंद कर दिया। अब बिल्ली मुझ पर झपट रही है। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बचा नहीं पा रहा हूं। कभी मेरे पैरों पर पंजा मार रही है, कभी हाथों पर मार रही है, कभी चेहरों पर मारने की कोशिश कर रही है पंजा, और वैसी चीख रही थी जैसे कोई लड़की चीख रही हो। इतनी बारीक आवाज, और मैं तो एकदम डर चुका था। अब दरवाजा खोलने का कोशिश कर रहा हूं और उस लड़की को आवाज दे रहा हूं कि आप इस बिल्ली से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। लेकिन लड़की ना जाने उस घर में कहाँ गायब होगी, कुछ मुझे पता ही नहीं चला। और आखिरकार ऐसा लगा कि वो बिल्ली मेरे चेहरे को अब लहू लुहान कर देगी, पंजा मारेगी। अब मेरे हाथ पैर तो कई जगह पर उसने पंजे मार रखे थे, और जहाँ से मुझे अब टीस नजर आ रही थी, दर्द हो रहा था। अब मैं अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा था बिल्ली को भगाने में, लेकिन बिल्ली इतनी ढीठ थी कि वो पीछे नहीं हट रही थी। और तभी एक आवाज आई, अरे तुम हट जाओ यहां से, क्या कर रही हो, मेहमान हैं ये मेरे। वो लड़की ना जाने कहां से प्रकट हो गई, उसी गलियारे में और उसी गेट के पास में। और जैसे उस लड़की ने बोला, वो बिल्ली एकदम दुबक के उसके पीछे चली गई, लड़की के पीछे। और वो लड़की अब मेरे पास में आने लगी। मैं तो डर के मारे, मेरा बुरा हाल था। बिल्ली ने मुझे कई जगह घायल कर दिया था, पंजा मार मार करके। अब मैं दर्द महसूस कर रहा था। तभी वो लड़की कहने लगी, अरे गलती हो गई, मैं थोड़ा किसी काम में बिजी हो गई थी, आप ध्यान से भटक गई कि आपको पैसा भी देना है, और बिल्ली ने तो आपको घायल कर दिया। आइए आइए, मैं आपको मरहम पट्टी कर देती हूँ। मैं ना चाहते हुए भी उस लड़की के साथ फिर अंदर की साइड में चला गया, और वो लड़की अपने कमरे के अंदर ले गई, बोली कुर्सी पे बैठो, मैं आपका मरहम पट्टी कर देती हूँ और पैसा भी देती हूँ। और इसके बाद वो मरहम पट्टी मेरा करने लगी। ना जाने कैसी दवा थी, मेरे जख्म पर लगाने लगी, लेकिन लगाई तो ठंडक महसूस होने लगा। ऐसा लगा कि मेरा शरीर जो है एकदम आराम मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे सुस्ती आ रही है, नींद आ रहा है, और ना जाने कब मैं नींद में चला गया या फिर मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मेरी दोबारा आंख खुली कुछ देर के लिए, मुझे दर्द महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ में कुछ हो रहा हो, मेरे सीने पर कोई सवार है, और मैं आंख खोलकर देख रहा हूं, लेकिन आंख पूरी तरह से खुल नहीं पा रही है, अंधेरा हुआ पड़ा है। और ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर में लड़की अब छाती पर बैठी हुई है, और ना जाने मेरे साथ ऐसा क्या चल रहा है। मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। जो बिल्ली ने जख्म दिया था उसमें दर्द काफ़ी बढ़ चुका था। और इसके बाद जैसे मुझे लगा कि हो ना हो ये वही लड़की है, और इसके बाद मुझे फिर वही नींद आ गई, जैसे मैं बेहोशी में फिर चला गया हूँ। जब लास्ट बार में मेरी आंख खुली ना उस घर में, तो सुबह हो चुकी थी, और वो घर बिल्कुल वीराना था, आधा अधूरा बना हुआ। और मैं उस घर को देखकर हैरान रह गया। रात का माजरा कुछ अलग था, और सुबह होते ही माजरा सब कुछ बदल गया था। ना तो उस घर में कोई लड़की थी, ना कोई बिल्ली थी। पूरा घर खाली था। किसी दरवाजे में, जो कमरे बने हुए थे, किसी में दरवाजे तक नहीं लगे हुए थे, ना खिड़की था। बस मेन गेट पर एक दरवाजा लगा हुआ था। अब मैं अपने आप को उस घर में अब एक जगह पर जमीन पर गिरा हुआ पाया था जब मेरी आंख खुली थी। अब मैं सब कुछ समझ चुका था कि मेरे साथ में रात में क्या घटना घटी है। वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, जरूर कोई दुष्ट आत्मा थी, आत्मा लड़की थी। और उसने मेरे साथ में क्या किया है। मेरे कपड़े जो थे अब कई जगह से फटे हुए थे, शर्ट तो बिल्कुल चीथड़े उठ चुके थे, और हालात देख करके मैं सब कुछ समझ गया था। और दौड़ते हुए मैं गेट पर पहुंचा,
और जैसे ही गेट खोला आराम से खुल गया, जो कि रात में बिल्कुल नहीं खुल रहा था। और इसके बाद जब मैं बाहर निकला तो साइकिल मेरी ऐसे की ऐसे खड़ी थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी गली में जो भी घर थे काद बने हुए, कोई बाहर निकला नहीं था। अब फिर मैं रुका नहीं, साइकिल लेकर के अपने घर की तरफ भागता चला गया। घर पहुंचने पर घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। अब कहने लगे, तुम कहाँ थे, तुम्हारा हालत कैसे, क्या हुआ है। सब मेरे हालात देख करके अब चिंतित हो उठे थे। अब सोचने लगे कि मैं रात भर कहाँ रहा। जिसने भी मेरा हाल देखा सब डर गए थे, लेकिन मेरे पिताजी समझ चुके थे कि मेरे साथ कोई ना कोई पंगा हो गया। अब फिर मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ बेटे तेरे साथ में। अब मैं एक एक बात सब कुछ बताता चला गया, कोई भी बात अपने पिता से छुपाए नहीं। पिताजी सोच में अब डूबे हुए थे, कुछ सोच रहे थे। घर में एक तरह से बिल्कुल शांति छाई हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सबके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन थी वो लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है। जो एक टूटे हुए घर में, अधूरा बने हुए घर में, और जो रात को अब लग रहा था कि भरा पूरा घर है, और सुबह होते ही बिल्कुल घर अब आधा अधूरा दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है। किसी से बोलेंगे तो कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। लेकिन पिताजी सोचते रहे। और फिर उन्होंने बोला कि बेटा मैं जान चुका हूँ तेरे साथ क्या हुआ है, तो चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। अब पिताजी का आश्वासन मिला तो मैं भी थोड़ा होश में आया, डर जो था मेरा कम हुआ। अब फिर मैं अपने रात भर तो मैं ना जाने क्या क्या करता रहा उस घर में, कुछ पता ही नहीं, मेरा तो होश ही नहीं था। एक बार आँख खुला और तब मैं देखा था कि वो लड़की मेरे सीने पर सवार थी। अब इसके बाद में जब घर आया, नहाया धोया, माँ ने चाय वाय पिलाया, और इसके बाद मुझे फिर नींद आ गई। जब मैं नींद में गया ना तो मैं उठ नहीं पाया, ऐसा लगा कि मैं सपनों की दुनिया में जा रहा हूँ, और सपनों की दुनिया में था। और वही लड़की और वही बिल्ली मुझे नजर आ रही थी। वो बिल्ली बार बार मेरा पीछा कर रही थी, मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, और वो लड़की देख देख के मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो ये बिल्ली तुझे जान से मार देगी। तुझे मुझे जो मेरी बात है सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तू मुझसे दूर नहीं जा पाएगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। अब मैं सपने में डरता था, चिल्लाता था, आंख नहीं खुलती थी। परिवार वाले सब मेरे हालात देखकर डरे हुए थे। दिन के टाइम में सब मुझे उठा रहे थे, लेकिन मेरी नींद नहीं खुल रही थी। ऐसा ना जाने क्या हो गया था। आखिरकार मेरे पिताजी गंगा जल लेके आए और वो पूजा पाठ करने वाले थे। अब जो भी उनको मंत्र आता था भगवान का, अब उससे गंगा जल को पवित्र किए और तब मेरे सर पर डाला, चेहरे पर डाला, बदन पर डाला, और तब मुझे होश आया था। मेरी आँख खुली थी और जैसे ही आँख खुला ना तो मैं रोने लगा था। सब कुछ डरावना लग रहा था, जो भी सपना मैंने देखा था। पिताजी पूछने लगे क्या देखा, क्या हुआ था तेरे साथ में। मैं सपना सब बताने लगा। आखिरकार पिताजी को लगने लगा कि मामला आगे बढ़ चुका है, कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और कहने लगे बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं कोई तांत्रिक को बुलाता हूँ, लेकिन अब सुबह में। अब उस शाम की जो दुकानदारी थी मेरी चौपट, अब मेरे शरीर में तो लग रहा था कि पावर ख़त्म हो चुकी है। ऐसा मेरा जो हालात था, बिल्कुल बदन हल्का, चलने फिरने का मन तक नहीं करता था कि मैं एक आध कदम भी चलूं। ऐसा लगता थकान मेरे अंदर काफ़ी हो चुकी है। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, मैं खाट पर लेटा हुआ था। रात हुई, मम्मी ने खाने के लिए बोला, लेकिन भूख नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 निवाला मैं लिया और इसके बाद मम्मी को बोला कि मम्मी तुम मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे डर लग रहा है। अब मम्मी ने ऐसा ही किया था, मेरे पास वो रही। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आई
अब फिर वही लड़की मुझे सपने में देखने लगी, बिल्ली वाली। अब बिल्ली मुझ पर झपट रही थी, मारने की कोशिश कर रही थी। अब मैं उससे बचता हुआ भाग रहा था और वो लड़की कहने लगी कि तुम भाग नहीं सकता, तुझे आना होगा उसी घर में, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। अब मैं डर जाता था। मम्मी जो मेरे पास में थी, जब मैं सपने में चिल्लाता था बचाओ बचाओ, तब मेरी मम्मी मुझे जगा देती थी और कहती थी बेटा मैं तेरे पास में हूँ, तू डर मत, अब तेरे पिता सुबह में कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। आखिरकार जैसे तैसे जागते हुए रात कटी और सुबह होते ही पिताजी अब निकल गए थे, एक तांत्रिक बाबा को लेकर आए। अब फिर तांत्रिक बाबा ने मुझे देखा और बताया कि इसके ऊपर कोई साया है, लड़की का साया है, आत्मा है और वो आत्मा इसको मारना चाहती है। लेकिन पिताजी कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं किया है। वो तांत्रिक बताना चाहता था लेकिन ना जाने वो बात को घुमा रहा था। वो कहने लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं सही कर दूंगा, अब इसमें आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। अब जो भी पूजा पाठ था वो किया और वो रात तो मेरे को आराम से कटी पूजा पाठ करने के बाद में। और अगले दिन फिर वही सुबह से मेरे को परेशानी हो गई। अब शरीर में ताकत था नहीं कि मैं चलूँ फिरूँ, अपने दुकान का काम संभालूँ, सब कुछ ऐसा ही अब ठप सा हो गया था। अब दोपहर में सोया तो फिर वही सपना, वही बिल्ली और वही लड़की मुझे दिखाई दे रही दिन के टाइम में। तब मेरे पिताजी उस तांत्रिक को दोबारा बुला के आए और कहने लगे कि आप सही ढंग से देखिए ना मेरे बच्चे को, अभी उसको कोई आराम नहीं मिला है और इसके साथ में क्या हुआ वो भी तो बताइए। तब वो तांत्रिक इशारे में कहने लगा कि किसी ने दुष्टात्मा को तुम्हारे बेटे के पास में भेजा है मारने के लिए। पिताजी पूछते रह गए कि कौन भेजा है, आप उसका नाम तो बताओ। लेकिन तांत्रिक ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं बता सकता। हाँ, आपका बेटे का इलाज मैं दोबारा करूँगा और सही कर दूँगा, आप चिंता मत कीजिए। अब फिर उसने फिर पूजा पाठ किया, अपना जो भी विधि विधान होता है उसके अनुसार। हाँ, इस बार उसके पूजा पाठ से मुझे फ़ायदा हुआ। रात को भी मैं सही ढंग से सोया और सुबह में मेरे शरीर में ताकत थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर ये सब किसने किया होगा। और तभी मुझे याद आ गया कि मेरा जो दोस्त था उसके पिता तांत्रिक थे और वो कुछ कर सकते थे, शायद उनका काम यही होगा, इन्होंने ही मेरे साथ में ऐसा कुछ खेल किया है। और तब तो मैं डर चुका था, लेकिन तांत्रिक ने बोला था कि अब डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ था मैं सही कर दिया हूँ और उसके बाद मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। हाँ, 3-4 दिन तक तो मेरा काम बंद रहा, लेकिन फिर मैं अपने काम पर लौट आया था और वही काम मेरा चलता रहा। आखिरकार मेरे दोस्त का जो पार्टनर बना था उसकी दुकान तो ठप हो गई मेरे दुकान के आगे। अब फिर मेरा दुकान और ज़ोर ज़ोर से चल पड़ी और आज भी मेरा काम सही ढंग से चल रहा है। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ और मेरे जो पिताजी हैं अब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और सही ढंग से मेरे दुकान पर भी आते हैं जब उनका दिल करता है, आप फिर अपने घर पर भी आराम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी योगेश जी की अपनी कहानी। अगर इस तरह की कहानी आपके पास भी है, कोई अपना अनुभव, कोई अपना आप बीती, तो ज़रूर मेरे इस चैनल के लिए भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।